द मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है बल्कि इस फिलॉसफी ने हमेशा मेरे को गाइड करा है। और आप सोच रहे होंगे कि आज हमें ये ज्ञान क्यों देने आया है, क्योंकि बात फेलियर की हो रही है। और मैं मानता हूं कि आपसे ज्यादा फेलियर का तजुर्बा मुझे है। आप शायद एक या दो बार गिरे होंगे अभी तक प्रीलिम्स की रेस में। मैं लाइफ में ही कई बार गिर चुका, कई बार खड़ा हो चुका। बट हर फेलियर से मैंने यही सीखा कि जितनी बार मैं गिर रहा हूं उतनी ही बार मैं उससे ज्यादा स्ट्रांगली खड़ा हूंगा। क्योंकि फेलियर जो आ रहा है मेरी लाइफ में, किसी भी स्टेज पे किसी के भी साथ आ सकता है। तो अगर मेरी लाइफ में कोई फेलियर आ रहा है तो मैं ये सोच के निराश नहीं होता कि क्यों आ गया। मैं ये सोच के परेशान नहीं होता कि यार फेलियर आ गया अब नहीं उठूंगा। मैं सोचता हूं आगे क्या करना है। हर विपदा में एक अवसर है, हर फेलियर में एक अपॉर्चुनिटी है। और जब भी मेरे सामने एक कठिन परिस्थिति आती है, और हमेशा आई है, आज भी आएगी, कल भी आएगी, उसके लिए मैं प्रिपेयर्ड हूं। बट मेरा माइंडसेट सिर्फ एक है कि अगर एक फेलियर आया है, एक प्रॉब्लम आई है, तो उसमें अपॉर्चुनिटी क्या है, आगे कैसे बढ़ सकते हैं। और वही एक विनर माइंडसेट होता है। तभी मैं मोस्ट सक्सेसफुल फेलियर बोलता हूं कि गिरता हर कोई है, लेकिन रियल विनर वही होता है जो गिर के खड़ा हो जाए। आप में से बहुत से हमारे मित्र ऐसे होंगे जो इस साल प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए। हो सकता है पहला अटेम्प्ट हो सकता है दूसरा, तीसरा, चौथा अटेम्प्ट हो। मुश्किल है, समझ नहीं आ रहा यूपीएससी क्या चाहता है। ये नहीं समझ आ रहा कि घर वालों को क्या बोलेंगे, ये नहीं समझ आ रहा कि आगे का क्या रास्ता है, ये नहीं समझ आ रहा कि गलती कहां पे हो रही है। इतनी मेहनत करी, तीसरा चौथा अटेम्प्ट था, फिर भी नहीं हो रहा। समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रॉब्लम कहां पे हो रही है। इन्हीं सब बातों के जवाब ढूंढने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ एकत्रित हुआ हूँ। एंड हम बात करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। यूपीएससी करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, नहीं हो पाएगा, ये हमारे लिए बना ही नहीं है, हम किसी और फील्ड में अच्छे हैं। अगर करना है तो क्या करना है, ये सारी बातें अगले 10 मिनट के अंदर मैं यहाँ पे आपके साथ करने वाला हूँ। आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन अगले 10 मिनट के अंदर आपको कुछ क्लैरिटी मिलेगी, कुछ थॉट मिलेगा, जिसके ऊपर आप सोच सकते हैं और एक विचार विमर्श कर सकते हैं। आप में से जितने भी हमारे मित्र अभी तक प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाए हैं, 2025 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था नहीं क्लियर कर पाए हैं, उनके लिए आगे दो रास्ते बनते हैं। या तो आप यूपीएससी की तैयारी छोड़ दें, या फिर यूपीएससी की तैयारी शुरू रखें। एक एक करके दोनों पैरामीटर्स के बारे में बात करूंगा। और आप देखो, अगर आपको लग रहा है ना कि अचानक से फेलियर आ गया, तो मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ऐसे ही कुछ ऑफिसर से बात कर रहा था जो ऑलरेडी पोस्टेड है रेलवे ट्रैफिक में और डिफेंस अकाउंट्स में। बट इस साल उन्होंने प्रीलिम्स दिया अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए, और उनका प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ। तो अगर आपको ये लग रहा है कि ये जो प्रॉब्लम है सिर्फ आप ही के साथ है, इवन जो किसी टाइम पे सक्सेसफुल था आज वो भी फेलियर है, तो आप अकेले नहीं हो। फेलियर हर कोई फेस कर रहा है। बट बात यह है कि लाइफ में सक्सेसफुल वो होता है जो इन मोमेंट्स में, जिस मोमेंट में अभी आप हो, यहां पे अगर आपने स्ट्रांगली सोच लिया कि मेरे को खड़ा होना है, नो मैटर मेरे को कोई कितना गिरा ले, मैं खड़ा होके दिखाऊंगा, तभी आप सक्सेसफुल बनोगे। अगर आप किसी के सहारे का वेट कर रहे हो कि कोई मेरे को आके उठाएगा, कोई टीचर, मेंटर, रिश्तेदार, भाई बहन, फ्रेंड, कोई नहीं उठाएगा। सिर्फ आपको हम मोटिवेट कर सकते हैं, आपको सिर्फ कुछ सलाह दे सकते हैं, कुछ रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन एंड में उठना आपको ही है। आप ही को अपने कदम मजबूत करने होंगे और खड़ा होना होगा। अगर आपको लग रहा है कि ये जर्नी में मैं काफी टाइम से हूं, मैंने 3, 4, 5 या 6 अटेम्प्ट दे दिए और मेरा अभी भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको पहले प्लान बी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए कि अभी यूपीएससी से एक ब्रेक लेते हैं। एंड जीवन में और भी बहुत अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की सर्विसेज के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब खुश हैं, ऐसा नहीं है। मेरी रोज अपने पुराने स्टूडेंट से बात होती है जो सर्विसेज में आज, एंड सम ऑफ देम आर वेरी हैप्पी एंड सम ऑफ देम आर प्लानिंग टू रिजाइन, सम ऑफ देम आर नॉट एट ऑल हैप्पी। तो खुशी और गम वहां पे भी है, लाइन के उस पार भी है, मेरिट लिस्ट के उस पार भी है। अगर आपको लग रहा है कि क्लियर हो जाता तो सब कुछ सुनहरा हो जाता, ऐसा नहीं है। हार्श रियलिटी यही है, उसके बाद भी आपको फेलियर्स देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको 3, 4, 5, 6 इतने अटेम्प्ट हो गए हैं, तो आपको सबसे पहले प्लान बी की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। या तो एमबीए कर रहे हैं, मास्टर्स करें, कुछ कोई और दूसरे फील्ड के बारे में सोचें। एसएससी का नोटिफिकेशन आया, 14,000 वैकेंसी है। यूपी पीसीएस आ रहा है, बिहार पीसीएस आ रहा है, अलग अलग एग्जाम्स हैं, आरबीआई का भी आएगा, आईबीपीएस पीओ आएगा। तो कुछ प्लान भी सोचिए। अगर आप कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से आते हैं तो कॉर्पोरेट जॉब में वापस जा सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं, मास्टर्स के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन प्लान बी की तरफ जाना जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के भरोसे 2 अटेम्प्ट्स के बाद बैठना इज नॉट अ वाइज चॉइस। हाँ, आप ये कर सकते हो कि आपने
कोई प्लान भी फिक्स कर लिया, वहां से आपकी इनकम होनी शुरू हो गई, आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल गई, आप जॉब में सेटल हो गए और अब आपको लग रहा है कि मैं वापस यूपीएससी में आना चाहता हूं, आप आ सकते हो। तो आप टेक्निकली यूपीएससी की प्रिपरेशन छोड़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ एक ब्रेक ले रहे हो। ब्रेक तो हमें हर चीज से चाहिए होता है। अगर आप लगातार पढ़ाई कर रहे हो तो आप कहोगे कि मेरे को यार 1 घंटे का ब्रेक चाहिए। सिमिलरली हम यहाँ पे पीछे नहीं हट रहे हैं, हम छोड़ नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दे लिए और आपके ऊपर भी एक प्रेशर है कि आपको खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाहिए, एक एम्पावरमेंट चाहिए, अगर आप उस माइंडसेट की बात करें तो पहले प्लान बी की तरफ जाइए, अपना कोई एग्जाम क्लियर करिए, जो एसएससी ग्रुप बी, आईबीपीएस वगैरह के एग्जाम्स हैं, कॉर्पोरेट जॉब में, मास्टर्स वगैरह में कहीं जाइए, एग्जाम क्लियर कीजिए, वहां पे सेटल होइए एंड देन कम बैक टू यूपीएससी प्रिपरेशन अगेन। अगर आपका ये फर्स्ट अटेम्प्ट था और आप कहते हो कि अभी मेरे को एक अटेम्प्ट और देना है, तो फिर आपको एक टफ चॉइस लेनी होगी और फैमिली से डिस्कस करना होगा कि क्या मैं स्टेप के लिए रेडी हूं। मेरे करियर में जो गैप आ जाएगा, क्या मैं उसको आगे जाके संभाल लूंगा अगर सेकंड अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ तो? क्या मैं फाइनेंशियली इस चीज को झेल पाऊंगा? क्या मैं इमोशनली और मेंटली इस चीज को झेल पाऊंगा कि जब मेरे साथ के दोस्त आगे निकल रहे होंगे और मैं यहाँ पे किताबों में मुंह देके पढ़ रहा हूँ, तो क्या मैं उस प्रेशर को झेल पाऊंगा? अगर हाँ, तो आप एक और अटेम्प्ट फुल टाइम दे सकते हो। लेकिन अगर आपके 2 अटेम्प्ट फुल टाइम हो चुके हैं, तो आपको यूपीएससी के ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए, आपको दूसरे एग्जाम्स की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि देखिए, मैं आपको ऐसे लोगों का एग्जांपल दे रहा हूं जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, ट्रेनिंग हो चुकी है, पोस्टेड है, उन्होंने अपनी रैंक इंप्रूव करने के लिए एग्जाम दिया और उनका भी नहीं हो रहा। तो पिछले साल के टॉपर जो हैं इस साल के फेलियर बन के उभर रहे हैं, एंड दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ यूपीएससी। क्योंकि कोई एक फिक्स्ड टेम्पलेट नहीं है कि हाँ मैंने फिक्स्ड टेम्पलेट क्रैक कर लिया, मैंने उस साल एग्जाम क्लियर करा था तो मैं इस साल भी कर लूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हजारों ऐसे एग्जांपल्स हैं ईयर आफ्टर ईयर कि एक साल अगर एग्जाम क्लियर हो गया तो नेक्स्ट साल प्रीलिम्स भी नहीं निकला। तो ये जो डाउट है ये आपके ऊपर नहीं है, ये डाउट जो है ये पेपर के पैटर्न के ऊपर है कि यूपीएससी इतना अनप्रिडिक्टेबल है, उसका पैटर्न ऐसा है कि आपने जीएस में मेहनत कर ली, सीसैट रह गया, सीसैट में मेहनत कर ली, जीएस रह गया, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके 2 से ज्यादा अटेम्प्ट हो गए हैं तो बहुत सोच समझ के इस जर्नी में आगे बढ़िए, क्योंकि आपको एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट चाहिए। और अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप सेकंड अटेम्प्ट की तैयारी कर रहे हो, तो पहले जो मैंने आपको फैक्टर्स बताए उनको एक बार आप देखेंगे। क्योंकि देखो, मैं ये मानता हूं स्ट्रांगली कि यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ इट। यूपीएससी के बाहर भी लोग बड़ा कर रहे हैं, यूपीएससी के बाहर भी लोग लाइफ में एक्सेल कर रहे हैं, सक्सेसफुल बन रहे हैं, और वो कैपेबिलिटी आप में भी है, एंड देयर इज नो डाउट अबाउट इट। द वेरी फैक्ट कि आप इस जर्नी में थे, आपने मेहनत करी, आपने तैयारी करी और आप इस हार्ड वर्किंग जर्नी में रहने को तैयार थे, दैट इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि कैपेबिलिटी की आप में कमी नहीं है। इट्स जस्ट दैट कि एग्जाम का नेचर ऐसा है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। हो सकता है कि जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रहा हूं, कल को यूपीएससी ऐसा पेपर सेट कर दे कि शायद मुझसे भी वो क्वेश्चंस ना निकलें। जस्ट बिकॉज आई एम टीचिंग सम सब्जेक्ट, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि मैं सारे के सारे सवाल वहां पे कराऊंगा, क्योंकि पैटर्न ऐसा है एंड सिलेबस इज नॉट वेल डिफाइंड। तो ये जो यूपीएससी का फेलियर है, इसको अपना फेलियर मत मानिए। इट्स जस्ट दैट कि जो आप पढ़ के गए थे वो नहीं आया, कुछ और आ गया, क्योंकि सिलेबस अनडिफाइंड है, क्वेश्चंस भी एम्बिगुअस बन रहे हैं। अगले साल जब ये आंसर की निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस एग्जैक्टली इन्होंने ड्रॉप करे हैं। सो आपको ये समझना है कि ये जो यूपीएससी का फेलियर है, दैट इज नॉट योर फेलियर नेसेसरली, बट द नेचर ऑफ एग्जाम इज सच, द पैटर्न ऑफ एग्जाम इज सच। और मैं ये मानता हूं कि अगर मैं अपने फेलियर्स में से खड़ा होके आपके सामने खड़ा हो सकता हूं, तो मैं एक बहुत ही एवरेज टीचर हूं, मैं एक बहुत ही एवरेज ह्यूमन बीइंग हूं विद नॉर्मल आईक्यू। अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। अगर मैं इतनी बार लाइफ में गिरने के बाद खड़ा हो सकता हूं, तो आप मुझसे ज्यादा कैपेबल हो, क्योंकि आप इस जर्नी में हो, आप मेहनत कर रहे हो, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप मुझसे ज्यादा कैपेबल हो। तो अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, और इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो ये एग्जाम जो है ना, इसके फेलियर को सबसे पहले अपना फेलियर बताना बंद करो, वो गलत थॉट है बिल्कुल। क्योंकि पैटर्न ऐसा है ना, अब मान लो कि आपका लेट अस से इकोनॉमी स्ट्रांग है, इकोनॉमी में से क्वेश्चन नहीं आया शायद, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, तो आपका तो दिन खराब हो गया ना। मान लीजिए कि आप एंशिएंट मेडिवल बहुत अच्छे से पढ़ के गए, उस साल उसमें से क्वेश्चन कम आया, दूसरे सब्जेक्ट से ज्यादा आ गया। तो दिस इज नॉट द क्वेश्चन ऑफ कैपेबिलिटी, दिस इज नॉट द पेपर ऑफ कैपेबिलिटी, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ कि उस दिन क्या पूछा जा रहा है, और उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपका कोई ब्लेम नहीं है। तो यूपीएससी का फेलियर आपका फेलियर नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर आपने सोच ही लिया, अगर आपने मन बना लिया है कि हमें अगले साल फिर 2026-27 में एग्जाम देना है, तो फिर आपको क्या करना है? ये क्वेश्चन
बहुत एस्पिरेंट्स ने मुझसे इमीडिएटली रिजल्ट के बाद पूछा कि सर अगले साल की तैयारी करनी है तो आप गाइड करो कि हमें क्या करना चाहिए। देखिए सबसे पहले मैं ये मानता हूं कि अगर आप प्रीलिम्स 2025 में फेल हुए हैं, उससे पहले भी आप अगर किसी प्रीलिम्स में फेल हुए हैं, और मैं ये वर्ड डेलिबरेटली यूज कर रहा हूं कि फेल हुए हैं, क्योंकि फेल होना गलत बात नहीं है। लोगों को लगता है डेरोगेटरी वर्ड है, यूज कर रहा है। मैं खुद भी फेल हुआ हूं। तो फेल इज नॉट अ डेरोगेटरी वर्ड। फेल ऑटोमेटिकली मीन्स कि कोई अपॉर्चुनिटी तो पक्का छुपी है, इंप्रूवमेंट का स्कोप है, हम ढूंढेंगे कहां सुधार कर सकते हैं। फेल का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ ऐसे अनटचेबल हैं। नो, वी आर प्राउड वी फेल्ड। हमें उस बात पे गर्व है कि हम सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि फेलियर के बाद जो सक्सेस आ रही है ना, उसका मजा अलग होता है। अगर पहली बार में सक्सेसफुल हो जाओ तो उसमें मजा नहीं आता, कि सबको लगता है ठीक है हो गया, क्या बड़ी बात है। फेलियर के बाद जब आप सक्सेसफुल होते हो ना, तो दुनिया देखती है। तो वो एटीट्यूड बना के रखो बस अपना। अब अगर आप अगले साल अपीयर हो रहे हो, सबसे पहली ड्यूटी आपकी ये है कि अभी तक आपने जितने भी प्रीलिम्स दिए हैं और जितने भी प्रीलिम्स में फेल हुए हो, उनके क्वेश्चंस को एक एक करके एनालाइज करो। सपोज मान लीजिए आप 3 प्रीलिम्स में फेल हुए हो, 300 क्वेश्चन हो गए। प्रीलिम्स 1 के 100 क्वेश्चन, प्रीलिम्स 2 के 100 क्वेश्चन, प्रीलिम्स 3 के 100 क्वेश्चन। उन 300 क्वेश्चंस को एनालाइज करो कि एक कॉमन ट्रेंड क्या है मिस्टेक्स का, कि मैं बार बार जो गलती कर रहा हूं, कहां गलती कर रहा हूं। क्या मैं इकोनॉमी में कमजोर हूं? क्या मैं ज्योग्राफी में कमजोर हूं? क्या मैंने स्टैंडर्ड सोर्सेस इस सब्जेक्ट के ठीक से नहीं पढ़े? क्या मैं करंट अफेयर्स में पीछे छूट रहा हूं? गलती का एक पैटर्न मिलेगा, जरूर मिलेगा, कि तीनों पेपर में हो सकता है कंफ्यूजिंग ऑप्शंस में प्रॉब्लम हुई हो, ओवर अटेम्प्ट की प्रॉब्लम हुई हो सकता है कि किसी जो है करंट अफेयर्स आप ठीक से नहीं पढ़ के गए, न्यूज़पेपर नहीं ठीक से पढ़ा। हो सकता है कि किसी के नोट्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे, लेकिन स्टैंडर्ड सोर्स पढ़ा ही नहीं कि ठीक है ये नोट्स काफी हैं। तो पहले कॉमन गलती पकड़ो, कि अगर आपने 2 3 4 प्रीलिम्स फेल करें तो उन सब में कॉमन प्रॉब्लम क्या थी। स्टैटिक में प्रॉब्लम थी, जीएस में प्रॉब्लम थी, करंट अफेयर्स में प्रॉब्लम थी, सीसैट में प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी, उन प्रॉब्लम्स को पेपर के ऊपर नोट डाउन करो। अब जब तैयारी शुरू करोगे तो जो प्रॉब्लम्स आपने पेपर पे लिखी हैं उनको ध्यान में रखते हुए करोगे। आप डॉक्टर के पास जाते हो कि मैं बीमार हूं, तो वो क्या कहेगा, पहले टेस्ट कराओ यार, कि देखो ये ब्लड टेस्ट में क्या आ रहा है, विटामिन बी डी कितना आ रहा है, उसके हिसाब से दवाई लिखूंगा। अगर हम बीमार हैं तो टेस्ट के बाद ही हम आगे दवाई लेते हैं। अगर आप एक जगह पे फेल हो रहे हो तो पहले टेस्ट करो कि यार फेल कहां पे हो रहा हूं, दिक्कत क्या आ रही है, जीएस में आ रही है, करंट में आ रही है, स्टैटिक में आ रही है, कहां आ रही है। टेस्ट हो गए, रिपोर्ट आ गई, उसके हिसाब से अब आगे का प्लान बनाओ कि ये गलतियां जो मैंने निकाली हैं, ये गलतियां मुझे सुधारनी है, ये गलती अगले अटेम्प्ट में नहीं होनी चाहिए। अगर लगता है कि जीएस कमजोर था, तो उसमें देखो कौन से सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, कि एनवायरमेंट के सर क्वेश्चन ही नहीं निकल रहे, साइंस टेक समझ में ही नहीं आ रही, पॉलिटी में आर्टिकल नंबर याद नहीं हो रहे, जजमेंट समझ में नहीं आ रही, ज्योग्राफी में फिजिकल ज्योग्राफी नहीं हो रही। जो भी प्रॉब्लम है पेपर पे लिख ली, उसका सोल्यूशन ढूंढो। जब एक बार ये पेपर पे प्रॉब्लम लिख ली कि हाँ इस कारण से मेरा प्रीलिम्स नहीं निकला, तो उसके सोल्यूशन के बारे में सोचो कि हाँ ये प्रॉब्लम है, उसका सोल्यूशन कुछ तो होगा। और ये बेसिक है, बड़ी से बड़ी कंपनीज में भी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन ऐसे निकाले आते हैं कि हमने रूट कॉज एनालिसिस कर लिया, प्रॉब्लम निकाल ली, अब हम उसके सोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। अगर लग रहा है कि सीसैट में नहीं हुआ, कि जीएस में तो मेरे 94 95 बन रहे थे, मेरे को लग रहा है सीसैट की वजह से नहीं हुआ, तो उसमें देखो कहां वीक हो, लॉजिकल रीजनिंग में, मैथ्स में, कॉम्प्रिहेंशन में कहां वीक हो, उसको फिक्स करने के बारे में सोचो। एक एजेंडा फैलाया जाता है कि आपका प्रीलिम्स अगर नहीं निकला तो सब छोड़ दो, आप सीधा मेंस की तैयारी करो, बट दैट इज नॉट ट्रू। अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा 2 3 बार से, तो मेंस की तैयारी करके क्या करोगे। सबसे पहले इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि गलती कहां पे हो रही है, इट इज इंपॉर्टेंट टू नो कि प्रॉब्लम कहां पे है, इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि रिपीटेडली अगर फेल हो रहे हैं कहीं पे तो कहां फेल हो रहे हैं। एक बार हमने फेलियर का अपना रिपोर्ट बना लिया कि हम क्यों फेल हो रहे हैं और कहां फेल हो रहे हैं, उसके बाद हम रोड मैप बनाएंगे मेंस तक का। और देखो मैं ये मानता हूं कि तैयारी हमेशा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से होती है, कि अगर आप हिमालयास के बारे में पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं पढ़ सकते कि ये प्री वाले हिमालयाज हैं, ये मेंस वाले हिमालयाज हैं। अगर आप आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हो तो आर्किटेक्चर में ये नहीं होगा कि ये वाली बिल्डिंग प्रीलिम्स के लिए बनी थी, ये वाली बिल्डिंग मेंस के लिए बनी थी। अगर आप लेट्स से आर्टिकल 14 पढ़ रहे हो तो आप ये नहीं कहोगे कि ये वाली इक्वालिटी प्रीलिम्स की इक्वालिटी है, ये वाली इक्वालिटी मेंस की इक्वालिटी है। तो जब आपने गलती आइडेंटिफाई कर ली, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाओ, प्री और मेंस दोनों को ध्यान में रखते हुए।
कि ठीक है, मेरे को जो तैयारी करनी है उसमें प्रीलिम्स में जो मेरी गलती हुई है मैं उसको भी ठीक करूंगा, और मेंस के पीवाईक्यूज को देख के मैं पहले पैटर्न समझूंगा एग्जाम का, और फिर दोनों की तैयारी में साथ में करूंगा कॉम्प्रिहेंसिवली, और मेंस तक का पूरा अपना प्लान बनाऊंगा। अगले 3 से 4 दिन में आपको सिर्फ और सिर्फ यह काम करना है अगर आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है तो हमने क्या सीख लिया अभी तक कि सबसे पहले जो भी प्रीलिम्स में हमारे फेलियर्स हैं हमें उन्हें एक पेपर पे लिखना है। स्टैटिक में प्रॉब्लम थी तो क्या प्रॉब्लम थी, करंट में प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम थी, सीसैट में प्रॉब्लम थी क्या प्रॉब्लम थी, हमने रिपोर्ट बना ली। इसके बाद हम प्री और मेंस का कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाएंगे कि हमें दोनों की तैयारी कैसे करनी है साथ में। हम मेंस की वजह से सिर्फ प्री को निग्लेक्ट नहीं कर सकते, प्री की वजह से मेंस को निग्लेक्ट नहीं कर सकते। यूपीएससी इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग। तो आपको यह अप्रोच पहले ध्यान रखनी है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से प्रिपरेशन करनी है। वंस दैट इज डन, मेंस और प्री 2026 की और 27 के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखा है कि डेली टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। आप वो वीडियो देख के अपना प्लान सेट करिए। तो देखो, कुल मिला के बात यह है, फेलियर सबके साथ है। अब थोड़ी सी हार्श बात भी बता दूं आपको, काफी देर मैंने आपको अपने तजुर्बे से और प्यार के तरीके से समझाने की कोशिश करी, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली हार्श वर्ड्स भी बोलने जरूरी है, तभी वो आपको हिट करेंगे एंड यूल गेट अप। फेलियर सबके साथ आता है, आप अकेले नहीं हो, आप कोई स्पेशल नहीं हो कि सिर्फ आप ही को फेलियर हिट करा है। 10 लाख लोग अपीयर होते हैं, 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं, उसमें से एंड में सिर्फ 1000 सेलेक्ट होते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो 9,99,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो फेल हो रहे हैं, तो आप अकेले नहीं हो। लास्ट में जीतेगा वही जो इस टाइम पे सही से खड़ा हो जाएगा। अगर आप हिम्मत हार के बैठ जाओगे कि नहीं मुझसे तो ना हो पाएगा, तो सही में नहीं हो पाएगा। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। तो माइंडसेट वॉरियर वाला होना चाहिए कि ठीक है गोली लग गई लेकिन फिर भी उठेंगे। कमेंट्स में मेरे को बताइए क्या प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट्स में रेगुलरली देखता हूं, और आपकी जो भी प्रॉब्लम हो मेरी प्रायोरिटी है। एंड जस्ट नो कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी वो मैं सॉल्व करूंगा। कमेंट्स में आप लिखते जाइए, मैं सब सॉल्व कर दूंगा।